20 तो क्या? नहीं पढ़ना ना पढ़ो, 20 तो क्या? अच्छा ये बच्चों, मैंने आपको कल सवाल दिया था, कौन सा दिया था? क्वेश्चन नंबर 5 दिया था, हो गया था। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों, हो गया था। कहाँ तक बना गया था? यहाँ तक। अच्छा ठीक है, ये पार्ट हो गया था। चलो बाकी भी मुकम्मल कर लेना, इसको एक घर जगह मुकम्मल करें। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मिस्टर ए एंटर्ड इनटू लीज एग्रीमेंट फॉर विच द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। फेयर वैल्यू फैसिलिटी कितनी है बच्चों? 1.5 लाख। डेट ऑफ एग्रीमेंट क्या है? ये 1 जनवरी 2005। लीज पेमेंट कितनी है? 30,000 पर एनम इन एरियर्स। एरियर्स का मतलब क्या है? एंड पे पे गए। एंड लमसम ऑफ 58,424 ऑन 31 दिसंबर 2009। ये पैसे क्यों दे रहा है वो? परचेज ऑप्शन। ठीक है जी, ये पैसे देगा एंड पे, तो ऑनरशिप उसको मिल जाएगी, लिखा हुआ है। यूजफुल लाइफ कितनी है बच्चों? 10 साल। ऑनरशिप ऑफ एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म। इंटरेस्ट रेट कितना है जी, और लीज टर्म कितनी है? अब मुझे बताओ, एसेट ने 10 साल पे डेप्रिशिएट होना है या 5 साल पे डेप्रिशिएट होना है? 10 साल पे क्यों? ऑनरशिप जब उसको मिल जाएगी तो पूरे 10 साल इस्तेमाल करेगा, तो फिर डेप्रिशिएट भी 10 पे कर रहा होगा। ठीक है जी। अब मांगा क्या उसने? प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन लेसिस बुक फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2005 यानी 31 दिसंबर 2009। 5 से लेके 9 तक या 5 और 9? ठीक है जी, पहले रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी। सिर्फ उसने 5 की एंट्री मांगी है और 9 की मांगी है। 6, 7, 8 की एंट्रियां उसने नहीं मांगी। बरं 9 की एंट्री करने के लिए आपको टेबल तो सारे बनाना पड़ना है। ऐसी है। अच्छा, अब अगला पॉइंट यह है बच्चों कि सबसे पहले आपने क्या काम कैलकुलेशन करनी है? लीज पेमेंट। दूसरी कैलकुलेशन प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट। तीसरी कैलकुलेशन पेबल। ये तीनों काम आपने पेज नंबर 2 पे करने हैं। पेज नंबर 1 खाली, मतलब जब आप पेपर में बैठे हुए तो आपने क्या करना है, समझ लेगी ना। पेज नंबर 1 खाली छोड़ देना, सीधा कहाँ पे गए? पेज नंबर 2 पे। वहां पे सबसे पहले वर्किंग लीज पेमेंट, फिर प्रेजेंट लीज पेमेंट, फिर पेबल। ये 3 काम आपने करने हैं। ये जरा जल्दी करें, शाबाश। प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, ये आखिरी सवाल है, बस लीज फिनिश। वो तीसरा दूसरा तीसरा मारा नहीं है, सीए के नहीं कर, कैसे के लिए मारे है ना? और आप लोगों ने क्या करना है? मदरसा खोलना है, ले लो। मांग लो गड्डियां, बंगले, सवाल भी देने दो मोबाइल। क्या पता मार्केट जाके इटा चौक आधे घंटे बाद आएगा तो सर लीज का सवाल रहा है चौक अप्रैल के महीने गड्डी छड़ तो तैयार नहीं चौक सारा होगा, गड्डी उठा लो।
लीज पेमेंट तो निकल आई, तो भी नहीं निकली। हाँ भाई, क्या करो ध्यान से। लीज पेमेंट 30,005 जमा 58,424, 2,08,424। फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट में जो 30,000 वाली वैल्यू है वो एनुटी के फार्मूले से डिस्काउंट हो जाएगी, और वो जो अकेली वैल्यू है उस पर कंपाउंडर्स वाला फार्मूला देगा। तो जो आंसर आएगा 1.5 लाख। ठीक है, पैगी मौत। और 1.5 लाख ही आपकी असर की फेयर वैल्यू। तो बच्चों हमने ये वाला 1.5 लाख देखना है या ये वाला 1.5 लाख देखना है? ठीक है, एक जमाना आएगा कि जब ये वाली वैल्यू फेयर वैल्यू से मैच नहीं करेगी। अभी तो मैच कर रही है, जिंदगी आसान है। अभी हम यही समझ रहे हैं, लेकिन असूल आपने बनाना है हमेशा किस पे डेबिट क्रेडिट करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। लॉजिक समझ आई? अच्छा ये टेबल शुरू करेंगे बच्चों। टेबल में कौन सी वैल्यू से शुरू करेंगे? 1.5 लाख से। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, फेयर वैल्यू से नहीं। किससे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से। पहली पेमेंट उसी दिन करनी है कि साल के अंदर? तो इसका मतलब है जिस वक्त आप 30,000 देने जा रहे हैं उस वक्त सूद लग चुका होगा। तो 1.5 लाख पे क्या रेट लगेगा बच्चों? 10%। तो कितना सूद बन जाएगा? 15,000। तो 30 में से 15 तो साइड पे कर देंगे, तो बचनिया तो हो गया सूद। बाकी कितना बचा? वो 15,000 जो है आपको लोन में से माइनस करने की इजाजत होगी। तो आपका रिमेनिंग लोन कितना रहेगा? 1,35,000। फिर अगले साल आपने 30,000 पे किया, उसमें कितना सूद कैलकुलेट होगा? 1,35,000 कर लेंगे 10%, 13,500। 30,000 में से 13,500 साइड पे हो गए। कितने बच गए? 16,500। 17,500 क्या जाए? 17,500 कितने गया? हो गया। ठीक है जी। 1,35 में से 16,500 माइनस कर दिया, तो पीछे क्या बचा? 1,18,500। फिर उसके बाद 30,000 आपने पे करना है, तो 1,18,500 पे लगेगा 10%। तो सूद कितना रहेगा? 11,850। 30,000 में से वो सूद माइनस कर दिया बच्चों, तो क्या आंसर आ जाएगा? 18,150। और वो 1,18,150 में से माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर मजीद 30,000 की पेमेंट करनी है, तो अब रेट किस पे लगेगा बच्चों? तो लगी बात। ठीक हो गया। तो फिर 30,000 में से 10,035 साइड पे कर दिया उसने, 19,965 बच गया, वो इसमें से माइनस कर देंगे। तो रिमेनिंग लोन कितना रहेगा? 80,350। अब जो आखिरी किस्त है ना बच्चों, आखिरी किस्त, उस दिन दो किस्तें देनी है आपने। कौन कौन सी? एक तो यहाँ से 50, एक तो यहाँ ये वाला 30 देना है, और एक ये वाला भी देना है। ये दोनों सेम डेट पे हैं। ये दोनों क्या है? तो जब सेम डेट पे है ना बच्चों को इकट्ठा किया जा सकता है। कौन सा लगे नहीं? तो आपने आखिरी की जो पे करनी है वो 88,424 की पे करनी। 30 वो वाला और 50 वो वाला, 58 वो वाला। ठीक हो गया जी। अब पॉइंट ये है, 80,385 पे कितना सूद लगेगा? 8,039। ठीक है, वो इशारिया 5 आना था, वो इग्नोर कर दिया। ठीक है, 88,424 में से बच्चों सूद साइड पे कर दो, तो बाकी बच गया 80,385। वो उसमें से माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू क्या रहेगी? 0। ये इस बात की निशानी है कि आपका टेबल ठीक है अगर आखिरी वैल्यू 0 आ गई। ठीक हो गया। अच्छा मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर इन वैल्यूज को टोटल करेंगे तो ऊपर जो लीज पेमेंट है उससे मैच होनी चाहिए, और इन वैल्यूज को अगर टोटल करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट का बराबर होनी चाहिए, और जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो इंटरेस्ट होगा। तो ये बात सुन लगी?
तो यहाँ से भी बच्चों आपकी ऊपर वाली दो कैलकुलेशन है वो वेरीफाई हो जाती है कि आपने ऊपर जो कैलकुलेशन की है ठीक की है या गलत की है। और अगर ऊपर वाली कैलकुलेशन का आंसर नीचे वाले से मैच नहीं होता तो हो सकता है टेबल गलत हो, टेबल भी गलत हो सकता है, दोनों में से कोई एक चीज तो गलत होगी। ये नहीं कि हमेशा ऊपर वाली चीज ही गलत होगी, हो सकता है टेबल की कैलकुलेशन गलत हो। क्यों? सूद की जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे सूद की वैल्यू गलत आ सकती। तो अगर कोई एक वैल्यू गलत आ गई सूद की तो अब वो सारा कुछ गलत हो जाना है। और यहाँ तक की बात सबको समझ लगी थी। अच्छा जी, अब उसने क्या मांगा है बच्चों? क्या मांगा है? एंट्रीज। तो सबसे पहले एंट्री होगी प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट की बेस पे, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। फिर बच्चों सारा साल गुजर गया, पहले दिन जब आपने एसेट लिया था तो कोई पैसे दिए? 1 रुपया भी नहीं दिया। स्टाम्प पेपर पे लिख के दो गवाह शामिल करके उस स्टाम्प पेपर पकड़ा के आ गए, शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी दे दी साथ, 1 रुपया भी नहीं दिया। साल के अंदर आपने पैसे दिए। तो बच्चों अगर आपने एंट्री देखनी होगा क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, मैंने आपको कहा टेबल को देख लिया करूँ, टेबल में एंट्री सामने नजर आ रही होती है। ये पेमेंट की है क्रेडिट, ये एक्सपेंस है डेबिट, और ये लाइबिलिटी में कमी है ये भी डेबिट। सीधी सीधी एंट्री आपको टेबल से मिलेगी। तो लीज लाइबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। उसी दिन एक और एंट्री भी होनी है, कौन सी? डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। हाँ जी, एसेट को किस पे डिवाइड करेंगे? 10 पे के 5 पे? 10 पे क्यों? ठीक है जी। तो बच्चों वो एसेट अल्टीमेटली हमारा हो जाएगा, तो हम उस एसेट को 10 साल इस्तेमाल करेंगे तो 10 पे ही डिवाइड करेंगे। ये तीन एंट्री क्लियर है। अब बच्चों 2009 की एंट्री आपने पास कर, टेबल बनाया हुआ ना, 5 की एंट्री आपको दिखा दी मैंने, 9 की आपने। पहली एंट्री यकम जनवरी 2009 को एंट्री होगी बच्चों। नहीं, यकम जनवरी 2009 को कोई एंट्री नहीं होनी, क्योंकि उस साल के शुरू में हमने कुछ भी बाय नहीं किया था। साल के एंड में ही एंट्री होगी क्योंकि पेमेंट भी साल के एंड में ही हो रही। ठीक है। तो क्या क्या एंट्री होगी बच्चों? लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। दूसरी एंट्री कौन सी होनी है? डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्लियर? अच्छा जी, एंट्रियां तो हमने कर ली। अब पॉइंट नंबर 2 क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस बनाए 31 दिसंबर 2005 वाले दिन, बना सकते हैं? बनाओ तरह बच्चों। ये आपके पास एंट्री है, इन एंट्रीज को सामने रखिए ना, 2005 की बैलेंस शीट बनाए, या आप टेबल से भी समझ सकते हैं। 2005 की बैलेंस शीट बनानी है।
अच्छा जी, दिखाएं जरा बैलेंस शीट में क्या क्या बनाया आपने। राइट टू यूज 1.5 लाख से एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, क्योंकि पहला साल था बच्चों, 1 साल की डेप्रिसिएशन आएगी, ऐसी है ना। अच्छा, लीज लाइबिलिटी के 2 टुकड़े होने हैं, ये आपको पता चलेंगे जनाब। टोटल लाइबिलिटी बताएं कितनी है 2005 के एंड पे? 1,35,000 ये टोटल है। इसके 2 टुकड़े होंगे बच्चों, कौन कौन से? करंट और नॉन करंट। तो बच्चों वो लिखेंगे, करंट पोर्शन में आएगा 16,500, नॉन करंट में कितना आएगा 1,18,500। बैलेंस शीट बन गई बच्चों। अच्छा, अब उसने क्या मांगा आगे? नोट्स। नोट में एक तो बच्चों वही आ जाएगा, प्रॉपर्टी प्लान के ऊपर वाला। ठीक है, वो समझ आएगी आपको कि नहीं आ जाएगी? फिर वो दूसरा आ जाएगा मेच्योरिटी एनालिसिस। क्या आ जाएगा? मेच्योरिटी एनालिसिस। उसमें क्या क्या लिखना होता है? विद इन 1 ईयर पेमेंट, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। ठीक हो गया, इस तरह से करना होता है। एक बच्चे को और काम भी होता है बीच में। वो क्या होता है कि आपने रिकंसिलेशन बनानी होती है। ये हम नई बात करने जा रहे हैं। क्या बनानी होती है आपने? रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन में क्या करना होता है कि आपने फ्यूचर की जो पेमेंट्स हैं वो देखनी होती है कि कितनी है। प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट प्लस उसमें फाइनेंस चार्ज ऐड करेंगे, तो बच्चों अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट की वैल्यू आ जाएगी, जो मेच्योरिटी एनालिसिस का टोटल आ रहा होगा। नहीं बात में लगी? एक तो अपने मेच्योरिटी एनालिसिस बना देना ना, कि साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, चौथे साल के अंदर, 5 साल के अंदर, यहाँ तक की बात में लगी। और बोले तो सही। अब हम बच्चों खड़े हैं 31 दिसंबर 2005 पे खड़े हैं। कहाँ पे खड़े हैं? तो एक पेमेंट तो हो चुकी है हमारी, हो चुकी है। तो मेच्योरिटी एनालिसिस में बच्चों अगली पेमेंटें आनी है, ठीक है ना? कौन कौन सी? ये वाली। तो फिर सूद भी फिर अगले ही देखेंगे हम। ठीक हो गया। और फिर प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट भी हम फ्यूचर वाली देख रहे होंगे। क्या ये लॉजिक समझ आ रही है सबको? और वो इसके बराबर आएगी। मतलब सादल फाज में फ्यूचर की हमने प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट लेनी है, तो वो 1,50,000 नहीं बनती, वो 1,35,000 बनती है। सोचो जरा। क्यों? एक तो पेमेंट हो चुकी है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद फ्यूचर में कितना सूद पे करना है इस 15,000 को निकाल के, क्योंकि ये तो पे कर चुके हैं ना। तो 13,500, 11,850, 10,35 और 8,039 टोटल करें जरा। है 43,424। तो टोटल कर लें कितना आता है? 1,04,000। तो 1,78,424 ही टोटल होगा आपके मेच्योरिटी एनालिसिस का। यहाँ तक की बात लगी? नहीं बात लगी? हम्म, क्या?
हाँ तो इंटरेस्ट दिया ना। हाँ, ये हमने पेमेंट की किस चीज के लिए की होगी भला? अपने नाम ट्रांसफर करवाने की। ठीक हो गया। डेफिनेटली ये चूंकि फ्यूचर में जमा करवा रहे हैं, तो आज के हवाले से अगर हम उस पेमेंट को देखेंगे तो वो क्या होगी, उसमें सूद शामिल होगा। हाँ बिल्कुल शामिल है, वो लिखा हुआ है। हमेशा सेम होता है। देखो, जिस बंदे को ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसने कहा कि मैं फ्यूचर में पैसे ले लूंगा तुमसे, एक तो ये हो सकता है कि वो के अलहदा से पैसे ना नहीं, ये तुम्हारी किस्तों में मैं पैसे शामिल कर ले। जैसे कि पहला सवाल है, सबसे पहला सवाल याद है आपको? इस पहले सवाल में वो बॉटलिंग प्लांट लिया था हमने, ऐसी है ये वाला पॉइंट। इसमें हमने टोटल देने थे 10,000। प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनती थी? 7,710। और ऑनरशिप हमें एंड पे मिल जानी थी, लिखा हुआ ना। क्या इस सवाल में हमने एक्स्ट्रा पैसे पे किए एंड पे जाके? कोई पे नहीं किए। इसका मतलब है जो 2-2 हजार की किस्तें जमा करवा रहे हैं ना, वो बंदा उस 2-2 हजार की किस्तों के अंदर ही उसके ऑनरशिप के पैसे ले रहा है। यहाँ तक की बात में लगी। तो 2-2 हजार अब उसने ऐसी कैलकुलेशन कर दी है कि उसको पता है यार एंड पे जाके इसमें अलग पैसे मांगूंगा मैं, इसको तकलीफ होगी। तो लिहाजा वो क्या कर रहा है, इसके अंदर ही पैसे डाल रहा है, आपके साथ 2-2 हजार का ले रहा है और एंड पे आपको ऑनरशिप दे देगा। जाहिर तौर पर ये बंदा बड़ा खुश होगा, यार इन्हें ज्यादा पैसे नहीं ले मेरे को। हालांकि अगला बंदा अक्लमंद है, उसने टेबल के अंदर ही क्या कर दिया, वो पैसे शामिल कर दिए। बाकी सवालों में क्या हुआ है कि आपने अलहदा से पैसे दिए एंड पे जाके। जैसे कि ये मेडिकल टेक्सटाइल वाला सवाल था। नहीं, हाँ ये 2 मिलियन। इसमें वो क्या कर रहा है, इस 5 या 8 मिलियन में उसने वो पैसे शामिल नहीं किए होंगे, वो अलहदा से मांग रहा है। ठीक हो गया जी। इसमें भी यही था भला। नहीं नहीं, देखिए हर वो पैसे जो फ्यूचर में आप दे रहे हैं ना उसमें सूद है। चाहे वो ऑनरशिप ट्रांसफर कर, देखिए सीधी सी बात है। आज की तारीख में अगर आपको कोई कहे कि यार ये गाड़ी ले लो मुझसे, ठीक हो गया, आप कहेंगे यार ठीक है, आज मुझे गाड़ी दे दो लेकिन ऑनरशिप मुझे आज ही ट्रांसफर कर दो। वो कहेगा आज तुम्हें ऑनरशिप ट्रांसफर करूंगा, इतने पैसे दे दो। दूसरा ये है कि आप किस्तें जमा करवाते रहते हैं, 5 साल बाद जाके जब आप ऑनरशिप ट्रांसफर करेंगे तो आपसे ज्यादा पैसे मांगेगा। बात में लगेगी नहीं लगी? तो आप कहते हैं यार मैंने 5 साल बाद जो पैसे देने हैं वो मुझसे आज ही ले लो। वो कहेगा ठीक है आज ही दे दो। तो फिर आज आप अकलमंद हैं, आप आज उसको उतने पैसे नहीं देंगे जो 5 साल बाद देने वाले थे। आप कहेंगे यार देखो मैं आज तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, मुझे कुछ तो डिस्काउंट दो। वो कहता हाँ यार, तुमने 5 साल बाद अगर मुझे पैसे देते 1 लाख रुपए देना था, तुम आज मुझे ऐसा करो 1 लाख रुपए ना दो, 80,000 रुपये दे दो। 500 लेके मैं 80,000 रुपये कहीं इन्वेस्ट कर लूंगा, 5 साल तक वो 1 लाख से ऊपर चला रहेगा, मेरे लिए भी फायदा तुम्हारे लिए भी फायदा। नहीं बात सुनेगी? तो आपने जो 5 साल बाद पैसे देने होते हैं, चाहे जिस मर्जी नाम से देने होते हैं, उसमें सूद होता है। क्योंकि अगर वो पैसे आप आज दे दे तो कम देने पड़ते हैं। पॉइंट समझ आ गया? अच्छा नहीं बचो। मेच्योरिटी विद इन 1 ईयर कितने पैसे देने आपने? 30। 1 to 2 ईयर। कितने देने हैं? 30। कितने देने हैं? अब बच्चों 30 भी देने हैं आपने, और 58,424 भी देने हैं, टोटल कर लो। 88,424, इसका टोटल निकालें।
तो ये वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से मैच होनी चाहिए। मतलब सत अल्फाज में हम अपने शेयर होल्डर को क्या समझाया है कि भाईजान अगले 4 सालों में हमने टोटल 1,78,424 रुपये देने हैं, ये बात भी बता दी। फिर आपने ये भी बताना है कि उस 1,78,424 में सूद कितना है और प्रिंसिपल रीपेमेंट कितनी है। समझ लगी ना। हम उनको बताएंगे भाई टोटल एक्चुअल में हमारी जेब में से जो कैश निकलेगा अगले 4 सालों तक टोटल कितना निकलेगा, 1,78,424। वहां भी कोई अकलमंद बंदा बैठा हो जिसे थोड़ा बहुत क्यों पड़ी हो, ओके कहा भाईजान तुम पेमेंट फ्यूचर से कर रहे हो जी, हम तो फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। तो हमने तो पढ़ा था कि जब पेमेंट फ्यूचर में करते हैं तो उसमें सूद होता है। हाँ सूद तो होता है, फिर सूद कितना है उसके लिए फिर टेबल बनाए। समझ आ गया। हम उसको कहेंगे कि हाँ प्रिंसिपल रीपेमेंट हमने जो करनी है वो 1,35 की करनी है, सूद उसमें इतना शामिल है, तो टोटल पेमेंट हमारी ये बन जाएगी। और हर पेमेंट कितने कितने टाइम पे देनी है वो नीचे बताई हुई। तो रिकंसिलेशन ऊपर समझ आ रही है बच्चों, नीचे वाला मेच्योरिटी एनालिसिस समझ आ रहा है। ये दोनों चीजें अपने पेपर में लिखनी है। अच्छा लेकिन याद रखिएगा इसमें रिकंसिलेशन में हमेशा फ्यूचर की पेमेंट आनी है, जो माजी में दे चुके वो नहीं आनी। ठीक है ना। देखो ये वाली लाइन मैंने नहीं लिखी, क्यों नहीं लिखी, क्योंकि ये तो पे कर चुके हैं ना, इसका लोगों को हम बता के क्या करें। वो बात समझ लगी कि लगी। आपके मैट्रिक में जितने मर्जी नंबर आए उसका लोगों को ढिंडोरा क्यों पीटे। अब जो नंबर आएंगे उसका ढिंडोरा आप नहीं भी पीटेंगे तो लोगों को तो पता चल जाएगा। लोग अपना रिजल्ट सर्च करने से पहले आपका करते हैं। समझ आ रही बात। लेकिन आपने मैट्रिक में क्या चवल मारी है ये किसी को पता नहीं है। नहीं समझ आ रही बात। तो जो पे कर दिया है उसको बताने की जरूरत नहीं है, जो पे करना है वो आपको बताना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसका वो सवाल पूछेंगे आपसे। पॉइंट समझ लगा कि नहीं लगा। अब हम उन लोगों को कहेंगे भाई जान ये रेलिवेंट है, ये आपके रेलिवेंट है, माजी में हमने क्या किया वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। पॉइंट समझ लगा। अब एक बंदे को मसला हो, वो कहे नहीं नहीं मैं भी दसो माजी जी की है, तो हम कहेंगे 100 बिस्मिल्लाह। आप जाना चाहते हैं जाएं, ये वाली वैल्यू आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस शीट में मिल जाएगी। ये ना, ये पेमेंट आपको कहाँ मिलेगी, ये 15,000 का सूद प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा होगा, और ये 15,000 की लाइबिलिटी आपकी टोटल लाइबिलिटी में से माइनस हुई होगी। समझ आ गई। तो ये वाली अगर आपने देखनी ही है तो बैलेंस शीट में और प्रॉफिट लॉस में चले जाओ, और बाकी जो चीजें बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस में नहीं है वो हमने आपको यहाँ पे नोट्स में बता दी। समझ आ गई बात। अच्छा जी बच्चों, ये नन्ना मुन्ना सा सवाल है, जरा खड़काएं। हल्का हल्का क्या रिपीट कर देने लगे बंदे। चलो जी ये सवाल करें जरा, शाबाश। ये तो 12 साल
इकोनॉमिकल लाइफ में डिफिकल्ट यूजफुल लाइफ, इस सवाल में। हाँ सर, इकोनॉमिक लाइफ 12 साल के पेड़ मतलब आज हमारा कबाड़ बचा हुआ है। ये इसको कर लें आप, ये 15 साल कर लें यूजफुल लाइफ, ये हो जाएगा। फिर लेंगे कि नहीं लेंगे आप? वो प्रैक्टिकली हो नहीं सकता ना। अच्छा मेरी बात सुनो, एक और चीज, ये पैसे एडवांस में देने हैं, क्या देने हैं? एडवांस में देने हैं। इसका मतलब है 12 साल के शुरू में आपकी आखिरी पेमेंट हो जाएगी, लेकिन वो 12 साल के एंड तक ऐसा चलेगा। वो साल आप मजीद चला सकते हैं ये पेमेंट में। वैसे तो पेमेंट कितनी है? 80,000 हर साल, नहीं सॉरी 10,000। आखिरी साल की पेमेंट हम क्या करेंगे, कितनी पेमेंट करेंगे तो हमें एक साल मजीद इस्तेमाल करने को मिलेगा। पर फिर इसको 15 कर लें ताकि इतना मसला ना हो। प्रैक्टिकली बात आपकी ठीक है सर। 12 साल की टर्म है, 12 साल की इकोनॉमिक लाइफ है, तो ये पैसे क्यों दे रहे हैं? ऐसा तो बेड़ा करेंगे अपना, तो फिर पच्चीस ऑप्शन नहीं लेंगे। ये जून करेगी वो ये वाला फाइनल करेगा। हाँ जी। देखिए अगर तो आप करंट और नॉन करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं टेबल बनाए बगैर, ठीक है। हैं? एक साल 2 साल की करेगा मेच्योरिटी टेबल के लिए, फिर हमें वो करना हाँ, सारे ना बनाए, जितना चाहिए उतना बना लें। 11 को आपका शुरू है ना, पड़ेगा। तो 11 और 12 में बना लें बस।
हाँ भाई, हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा जी? 6A। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6A का सोल्यूशन यहीं से देख लेते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट सीधा आप निकाली। अच्छा, अब बच्चों इस सवाल में उसने क्या आपसे एंट्रियां मांगी हैं? नहीं मांगी। नहीं। एक्सट्रैक्ट्स मांगे हैं? नहीं मांगे। उसने क्या कहा? मेच्योरिटी एनालिसिस बना दो। तो बच्चों किस तरीका मांगा उसने मेच्योरिटी एनालिसिस? पहला साल का, पहले साल से नोट कोई पेमेंट किया कि नहीं की? पहली पेमेंट कर दी। टोटल पेमेंट कितनी है? 11। मतलब टोटल 12 है। एक पेमेंट कर चुके हैं, तो बाकी आपने 11 पेमेंटों का हिसाब देना। सही है? ये आपकी होगी दूसरी पेमेंट, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, और बाकी सारी किस्तें इकट्ठी कर देनी। याद आ रहा है कुछ कुछ? हमने यही कहा था, लेस देन 1 ईयर पेमेंट, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, जितनी भी होंगी 5 to ऑनवर्ड, जितनी भी सारी इकट्ठी कर देंगे। तो 5 के बाद कितनी पेमेंट रहती है? 6। एक कर दी है, बाकी रहती 11। 11 में से पहली 5 लग रहा था, और बाकी उसके बाद जो 6 है वो सारी इकट्ठी। फिर वो जो इकट्ठी पेमेंट है उसमें एंड पे जाके एक और पेमेंट भी करनी है। कौन सी? 20,000। तो बच्चों उन सब पेमेंटों को इकट्ठा करके यहाँ पे अगली लाइन में रख देंगे। याद है कुछ कुछ? अच्छा, फिर उसने हमसे नहीं कहा कि टेबल बनाए। मैंने आपको कहा कि अगर आप नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी अलग अलग निकाल सकते हैं, ठीक हो गया, तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं निकाल सकते, फिर आपको टेबल बनाना पड़ेगा। कौन कौन सी उसने बच्चों मांगी है? 2011 की? बोलो तो सही। तो बच्चों 2012 तक का टेबल बना लेंगे, बाकी नहीं बनाएंगे। समझ लगी? 2011 के एंड पे ये वाला बैलेंस पड़ा होगा बच्चों। इसके दो टुकड़े होंगे, करंट पोर्शन और नॉन करंट पोर्शन। यही उसने पूछा है। 2,486 करंट पोर्शन और 66,723 नॉन करंट पोर्शन है। एक मिनट ना, सवाल पढ़ो क्या मांगा उसने। हाँ, उसने क्या कहा? करंट और नॉन करंट पोर्शन ऑफ, बस उसने इंटरेस्ट पेबल नहीं मांगा, तो नहीं बताएंगे। और आसान है कि मुश्किल है? लीज होगी थोड़ी साइड पे, लीज होगी टाटा बाय बाय। ठीक है जी, कल लीज का टेस्ट है बच्चों। कल किसका टेस्ट है? लीज का टेस्ट है। ओके जी, अगला पॉइंट है बच्चों, अगला टॉपिक शुरू। 10 मिनट पड़े हैं, अगला चैप्टर मादा पोना को खत्म कर ही लेंगे। अच्छा जी बच्चों, अब अगला टॉपिक आ गया हमारा IAS 21। कौन सा टॉपिक आ गया? IAS 21 उस वक्त अप्लाई होता है जब किसी कंपनी की बाहर के मुल्कों में भी कोई ब्रांच हो, या बाहर के मुल्कों से कुछ लेन देन हो। मतलब आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपके क्लाइंट जहाँ पे आप चीजें बेचते हैं, अमेजोन, वो क्लाइंट कहाँ बैठा हुआ है? USA में, UK में, दुबई, सऊदी अरब वगैरह वगैरह। वो बाहर कहीं, पाकिस्तान से बाहर कहीं भी बैठा हुआ है। या आप बाहर से चीजें लेते हैं, जैसे आप चाइना से चीजें मंगवाई हैं या अमेरिका से चीजें मंगवाई हैं। ठीक हो गया? तो या तो आपका सप्लायर कंपनी कंट्री से बाहर बैठा हुआ है, या आपका कस्टमर कंट्री से बाहर बैठा हुआ है। अब स्यापा ये पड़ेगा कि उस बंदे ने जो बाहर के मुल्कों में बैठा हुआ है अपनी करेंसी में बात करनी है, हमने अपनी करेंसी में बात करनी है। तो बीच में आ जाएंगे एक्सचेंज कंपनियों वाले। उनको हम कहेंगे भाईजान हमने डॉलर में पेमेंट करनी है, वो कहेगा जी ठीक है इतने रुपए दें, हम आपको डॉलर में कन्वर्ट करके दे देते हैं। अब वो डॉलर कन्वर्ट करके USA में बंदे को दे देंगे। या
यूके से किसी बंदे ने आपको पैसे दिए तो वो पाउंड में आपको पकड़ा रहा होगा क्योंकि वहां पे पाउंड चलता है, तो पाउंड आपके किसी काम का नहीं है। पाकिस्तान में अगर आप किसी लेबर को पेमेंट करें तो पाउंड में करेंगे नहीं, तो वो पाउंड पकड़ के क्या करेंगे, वो करेंसी एक्सचेंज में लाएंगे, उसको कहेंगे यार इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कर दो, वो कन्वर्ट करके आप लेंगे। पॉइंट समझ लग गया। इस कन्वर्जन में कभी आपको फायदा होगा, कभी आपको नुकसान होगा, तो वो फायदा या नुकसान आपने रिकॉर्ड करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ लगी बात। ऐसा नहीं हो सकता कि यूएसए से डॉलर पकड़े तो डॉलर ही आप अपनी बैलेंस शीट में लिख देंगे, सब बाकी सारी चीजें पाकिस्तानी रुपीज में है और वो अकेली चीज किस में है, डॉलर में, तो बैलेंस शीट तो आपकी टैली नहीं होनी। डॉलर और पाकिस्तानी रुपीज आपस में जमा नहीं हो सकते, तो क्या करना होगा, डॉलर को पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करना होगा। तो बच्चों उसके ऊपर कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं छोटी छोटी, पहले हम उनको ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं अल्टीमेटली फाइनेंशियल में इनको प्रेजेंट कैसे करना। सबसे पहले एग्जांपल है, एक पाकिस्तानी कंपनी है, आप पाकिस्तानी कंपनी में काम करते हैं, आपने चीजें बाय की कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। कब बाय की, 1 दिसंबर 16 को। तो जब डेफिनेटली जब आपने ऑस्ट्रेलिया से चीजें बाय की हैं तो उस बंदे को पाकिस्तानी रुपीज देंगे, वो तो नहीं जानता उसको, वो कहेगा भैया मुझे ऑस्ट्रेलियन डॉलर दो, मैंने तुम्हें चीजें बेची है, मुझे क्या दो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। हम क्या करेंगे, करेंसी एक्सचेंज में जाएंगे, उसको कहेंगे यार ये 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हमने फलां बंदे को देने हैं, हम तुमको कितने पाकिस्तानी रुपये दें कि तुम हमको 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर दो, ताकि हम उस बंदे को 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर भिजवा सकें। पॉइंट समझ आ गया। पेइंग बाय चेक ऑन दी सेम डेट, एक्सचेंज रेट ऑन 1 दिसंबर 2016 वाज 75 रुपए पर 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। सोच समय के जवाब देना बच्चों। आपने उस बंदे को कितने पैसे देने हैं, आप करेंसी एक्सचेंज में जाएंगे, उस उस बंदे से पूछा यार $1 कितने रुपए का है, वो क्या बताएगा, 75 रुपए। तो हम उस करेंसी एक्सचेंज वाले को कितने पैसे पकड़ाएंगे ताकि वो हमें $10,000 दे दे। पाकिस्तानी कितने पैसे पकड़ाएंगे बच्चों, आवाज नहीं आई, 7,50,000। तो इसका मतलब है वो गुड्स हमें 750 में पड़ी है। हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब एंट्री कर रहे होंगे तो परचेज को किस पे रिकॉर्ड करेंगे, $10,000 पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्यों, बाकी सारा डाटा पाकिस्तानी करेंसी में, ये अकेली वैल्यू $10,000 पे पड़ी हुई है। ठीक हो गया। तो बच्चों हम गुड्स को किस पे रिकॉर्ड करेंगे, 7.5 लाख रुपए। लॉजिक समझ आ रही है। और हमारे जेब में से या हमारे बैंक में से कितने पैसे निकलेंगे, ये बैंक भी करेंसी को एक्सचेंज कर देते होते हैं, वो बैंक कहते हैं करेंसी एक्सचेंज वालों ने पैसे खाने हैं तो वो पैसे हम क्यों ना खाएं। समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो बैंक कहेंगे भाईजान हम कन्वर्ट करे थे, परेशान ना हो, हम सीधा उस बंदे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। हम कहेंगे ठीक है। तो बैंक हमारे अकाउंट में से कितने पैसे काटेगा, 750, और फिर क्या करेगा, उस पर करेंसी एक्सचेंज लगा के उसको $10,000 बना के उस बंदे के ऑस्ट्रेलियन बैंक में पैसे ट्रांसफर कर देगा। समझ आएगी। उसको नहीं पता पाकिस्तानी करेंसी में कितने पैसे बनते हैं, उसको बस ये मैंने $10,000 दो भाईजान। तो बच्चों हम क्या एंट्री पास करेंगे जी, परचेजेस डेबिट, बैंक क्रेडिट 7.5 लाख। लॉजिक समझ आ गई सबको, कोई मसला परेशानी। अगला पॉइंट, सपोज परचेज वाज ऑन क्रेडिट। बच्चों पहली एग्जांपल दी थी ना कि कैश पे आपने एंट्री रिकॉर्ड करनी है, मतलब जिस दिन चीजें ली उसी दिन पैसे दे दिए, जिस दिन चीजें ली उसी दिन पैसे दे दिए। जिंदगी आसान है। स्यापा उस वक्त पड़ता है जब आप उधार पे चीजें ले रहे होते हैं, उस वक्त क्या होगा, एन अमाउंट वाज पेड ऑन 15 दिसंबर 2016। चीजें कब ली बच्चों, पेमेंट कब की, 15 दिन बाद। फिर क्या होगा, व्हेन एक्सचेंज रेट वाज 78 रुपए पर 1 US डॉलर। अब जरा ध्यान से देखना, क्या चीजें हम 1 दिसंबर को ले चुके हैं, तो चीजों का रेट तो वही होगा जो 1 दिसंबर को रेट था, क्योंकि चीजें तो उसी दिन आ गई थी हमारे पास। तो बच्चों चीजें हमें पड़ी हैं 75 रुपए के हिसाब से, कितने के हिसाब से, 75 रुपए पर US डॉलर के हिसाब से, क्योंकि 1 दिसंबर को एंट्री यही करेंगे हम। क्या 1 दिसंबर को हमें पता है कि 15 तारीख बाद रेट क्या होगा, हमें नहीं पता। तो हम 1 दिसंबर को रेट कौन सा लगा रहे होंगे, 75 रुपए वाला, क्योंकि उस दिन वही रेट चल रहा था। क्या एंट्री पास करेंगे बच्चों, परचेज डेबिट पेबल क्रेडिट।
तो हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि भाई इस बंदे को कितने पैसे देने पड़ेंगे, 7.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो हमने लाइबिलिटी बुक कर दी, परचेज को डेबिट कर दिया, लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर लिया। 15 दिन गुजर गए। 15 दिन बाद हम बैंक में गए, हमने कहा यार फलां बंदे को $10,000 देने हैं। मतलब मसला ही कोई नहीं। उस वक्त उन्होंने क्या बताया कि $1 अगर लेना है तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, 78। इसका मतलब है हमारे अकाउंट में से उस दिन कितने पैसे निकलेंगे बच्चों, 7,80,000। हमने क्या सोचा हुआ था, 7.5 लाख देना पड़ेगा, जान छूट जाएगी। लेकिन 15 दिन बाद जब बैंक में गए तो बैंक ने कहा भाईजान 7.5 लाख से जान नहीं छूटनी, कितने पैसे देने पड़ेंगे, 780। हमारी लाइबिलिटी तो कम हो गई उतने से जितने से रिकॉर्ड की थी, लेकिन हमारे बैंक में से पैसे कितने निकल गए, नुकसान हो गया कि फायदा हो गया। वो जो नुकसान हो गया बच्चों, बैलेंसिंग फिगर के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर देंगे। ये 30,000 रुपये का नुकसान हुआ है इस पेमेंट में, नहीं पल्ले पे, प्रॉफिट एंड लॉस में, फाइनेंशियल एक्सपेंस में। और समझ लगी बात है। अगला पॉइंट, तीसरी एग्जांपल बच्चों, सपोज परचेज वाज ऑन क्रेडिट, उधार पे माल लिया, बट अमाउंट वाज पेड ऑन 15 जनवरी 2017, लेकिन पेमेंट आपने अगले साल में की है, बीच में बैलेंस शीट भी बन गई। वैन एक्सचेंज रेट वाज 77 पर $1। आपने जब चीजें ली थी तो रेट क्या था बच्चों, आपने जब चीजें ली थी रेट था 75, लेकिन जब पेमेंट की तो रेट क्या था, 70। लेकिन स्यापा ये है कि बीच में बैलेंस शीट डेट भी आ गई। ईयर एंड ऑफ पाकिस्तान कंपनीज 31 दिसंबर 2016, वैन एक्सचेंज रेट वाज 79 पर $1। अब 3 रेट दिमाग में रखने हैं। एक वो रेट जिस दिन माल आया, माल उसी रेट पे रिकॉर्ड होगा। तो क्या एंट्री पास करेंगे बच्चों, परचेज डेबिट पेबल क्रेडिट 75 के हिसाब से, यकम दिसंबर 2016। फिर सारा महीना गुजर गया, बैलेंस शीट डेट पे हम खड़े हैं। तो बैलेंस शीट डेट पे हमारे सर पे लाइबिलिटी है कि नहीं है, ये लाइबिलिटी उतारनी है। और बैलेंस शीट डेट पे आपने स्टॉक एक्सचेंज में फोन करके पता करवाया, करेंसी एक्सचेंज में फोन करके पता करवाया यार $1 कितने का आ रहा है, उन्होंने क्या कहा 79 का। तो आपको खुद ब खुद समझ आ जानी चाहिए भाईजान पैसे ज्यादा देने पैने। तो अगर ये लाइबिलिटी आप चुप करके 7.5 लाख पे ही रखेंगे तो इसका मतलब है आप लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि आपको 31 दिसंबर को पता है 7.5 लाख से जान नहीं छूटनी। तो क्या 31 दिसंबर की रात को आपको 15 जनवरी का रेट पता होगा, नहीं पता होगा। तो फिर हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, उस दिन के रेट के हिसाब से अपनी बैलेंस लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। नहीं बात समझा रही। तो 31 दिसंबर की रात को बच्चों आप क्या करेंगे, अपने पेबल में इजाफा रिकॉर्ड करेंगे। देखो आपने 7.5 लाख रुपए का सोचा हुआ था पैसे देंगे जान छूट जाएगी, अब कितने पैसे देंगे तो जान छूटेगी, 7,90,000। इसका मतलब है आपकी लाइबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, किससे, 40,000 से बढ़ाना पड़ेगा। 750 पे ऑलरेडी मौजूद है, 40 से मजीद बढ़ाएंगे तो कहाँ पे चली जाएगी, 790 पे चली जाएगी। तो बच्चों 790 की एंट्री नहीं हुई, सिर्फ 40 की एंट्री होनी है। 750 से पहले रिकॉर्ड किया हुआ है, उसमें 40 जमा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, 790 बन जाएगा। लॉजिक समझ लगी बच्चों। अच्छा 40,000 से बच्चों आपने क्या किया, पेबल को बढ़ा दिया। तो क्या 40,000 से अपनी गुड्स को बढ़ा देंगे, परचेजेस को नहीं छेड़ना आपने। हो सकता है वो परचेज आगे मैन्युफैक्चर हो गए, तैयार होके आगे सेल भी होगी। तो वो जो 40,000 रुपये का नुकसान हुआ है, क्या वो गुड्स की वजह से हुआ है, गुड्स कहेंगे हमारा की कसूर से, उधार तो उसी की है, तो नुकसान तो उसी मेरे खाते च पाई जा रहे हो। नहीं समझ लगी। तो बच्चों गुड्स अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करने देंगे। क्यों, गुड्स कहेंगे उस दिन रेट यही था 75 रुपये। अब तुम्हारे लोग पास पैसे नहीं थे, तुम गरीब थे, तुम्हारा कसूर है, मेरा कसूर थोड़ी है। क्योंकि उस दिन पूरे दुनिया में जितने लोगों ने भी वो गुड्स बाई की होंगी 75 रुपये के हिसाब से बाई की होंगी। और लॉजिक समझ आ गया। तो परचेज की वैल्यू को प्लस माइनस कभी भी नहीं कर सकते। हाँ जो पेएबल है, जिसको अल्टीमेटली पैसे देके जान छुड़ानी है, उसको आप चेंज करेंगे, क्योंकि जान 750 से नहीं छूटनी। अच्छा तो फिर क्या हुआ बच्चों, नुकसान फील हो रहा है आपको, 40,000 रुपये से लाइबिलिटी बढ़ गई, मतलब ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, मतलब नुकसान हो गया।
तो जो नुकसान हो गया कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? एक्सचेंज लॉस के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेंगे। समझ आ गई बात? अब आई पेमेंट की डेट 15 जनवरी। कौन सी डेट आई? अब हमारी लाइबिलिटी किस वैल्यू पे खड़ी है बच्चों? 790 पे। हम बैंक में गए, हमने बैंक वाले से बात किया, भाईजान $10,000 चाहिए। वो कहेगा ठीक है, $1 70 रुपये का है, तुम्हें कितने डॉलर चाहिए? 10,000। तो कितने पैसे दे दो? 7,70,000। हमने कहा है, हमने तो 790 सोचा हुआ था। वो कहेगा नहीं, आज का रेट क्या है? 77 है। हम कहेंगे ठीक है, 7,70,000 रुपये बैंक वालों को दिया, उसने में $10,000 बना के दिए, हमने उस बंदे को दे दिए, जान छूट गई। हमारे सर से लाइबिलिटी कितनी कम होगी बच्चों? 790 की। लेकिन कितने रुपए में सेटल हो गई? 770 में। खुशी हुई कि दुख हुआ? खुशी हुई। कितनी? 20,000 की। तो 20,000 रुपये कम देना पड़ा, तो उसको बच्चों कहेंगे एक्सचेंज गेन। क्या कहेंगे? एक्सचेंज गेन। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ, जिस वक्त आप कोई चीज बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उस दिन कोई गेन लॉस नहीं निकला। गेन लॉस निकलेगा या तो बैलेंस शीट डेट पे या पेमेंट डेट। देखो ना, सबसे पहले एग्जांपल देखो, आपने जिस दिन चीजें बाई की उसी दिन पेमेंट कर दी, तो एक्सचेंज गेन लॉस है। एक्सचेंज गेन लॉस का कंसेप्ट कब आना है? ईयर एंड पे हो जब पेमेंट कर रहे होंगे उस वक्त, या अगर पेमेंट नहीं कर सके, बैलेंस शीट डेट आ गई है तो उस वक्त। और लॉजिक समझ आ गई सबको? अच्छा जी बच्चों, इसी तरह से जिस तरह से परचेज की हैं उसी तरह से सेल ट्रांजैक्शन है, इनको भी अपने घर जाके देख लेने। कर लोगे? ये 3 एग्जांपल है, ये भी कर लेनी है अपने घर जाके। चलो जी, आज के लिए इतना ही काफी है। कल इंशाल्लाह से आगे कंटिन्यू करेंगे।